हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। आज हम करने वाले हैं फोर्स एंड मोशन का आखिरी टॉपिक, जो कि है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन जो आपका टॉपिक है उसमें इसी पे जो है क्वेश्चन पूछे गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। ठीक है, और बहुत ही कम क्वेश्चंस आए हुए हैं इनसे, तो इसको देख लेते हैं। और जिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ वही पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए कि लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन में कुछ टर्म्स होती हैं, उनको पहचानेंगे। एंड ये हुआ आपका रोटेशनल मोशन। पहले देखिए फ़र्क क्या होता है इन दोनों में। अगर हम लीनियर मोशन की बात करें तो यहाँ पे जो एस होता है उसे हम डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट की बात कहते हैं। ठीक है, और रोटेशनल मोशन में किस तरह शो करते हैं डिस्प्लेसमेंट को? थीटा से। ये हो जाता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये टर्म्स आपको मतलब फ़र्क पता होना चाहिए और याद होना चाहिए कहाँ पे क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से थीटा को शो करते हैं रोटेशनल मोशन में। अगर यहाँ पे v की बात करें तो ये हो जाता है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी लिखते हैं u एंड v को, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। एंड रोटेशनल मोशन की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है ओमेगा। ओमेगा को क्या बोलते हैं यहाँ पे? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, और क्या आता है? फोर्स की बात करें तो यहाँ पे ये क्या होता है? फोर्स लीनियर मोशन में। अगर वही बात हम रोटेशनल मोशन में करें तो यहाँ पे आ जाता है टॉर्क। ठीक है, यहाँ पे जो टॉर्क होता है वो फोर्स की तरह काम करता है। और कौन सी टर्म आती है? एक्सीलरेशन। यहाँ पे होता है ये एक्सीलरेशन। यही एक्सीलरेशन रोटेशनल में क्या शो करता है? अल्फ़ा। ये हो गया आपका एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। क्लियर? तो इन टर्म्स का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि रोटेशनल में कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं एंड लीनियर में कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं। क्लियर? इन दोनों के बीच अगर हम रिलेशन देखें तो हर एक के बीच में रिलेशन क्या होता है? अगर s और थीटा के बीच में रिलेशन देखें तो ये होता है आपका s इक्वल्स टू आर थीटा। s इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट के बीच, लीनियर और रोटेशनल मोशन के बीच में रिलेशन। अगर हम यहाँ पे लीनियर और इसकी बात करें तो ये होता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा। v इक्वल्स टू आर ओमेगा। इसी तरह हम एक्सीलरेशन की बात करें तो ये होता है a इक्वल्स टू आर अल्फ़ा। a इक्वल्स टू आर अल्फ़ा। लीनियर और रोटेशनल के बीच में सारे क्या है? रिलेशन है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन था आपके लिए जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। ठीक, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कार हो सकती है, कोई भी व्हीकल हो सकता है, या कोई प्लैनेट हो सकता है कि अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट मूव करते हैं, इस तरह से कोई भी रोटेशन। ठीक है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है जो इसके अराउंड क्या करेगा? रोटेट करेगा। ठीक है, इस बॉडी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके अराउंड कोई बॉडी क्या करेगी? रोटेट करेगी। बात समझ आ गई? जब ये रोटेट करेगी, ठीक है, तो कुछ एक्सीलरेशन भी लगेगा, फोर्स भी होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके इस बॉडी के बीच में ये हो जाएगा r, और ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन।
तो सिंपली यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर हम इसे r से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो ये हो जाएगा RF, ये हो जाएगा MAR। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया विद r। RF इक्वल्स टू M। A को हम और क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने करा है। A इक्वल्स टू क्या होता है आपका R अल्फ़ा या कैपिटल R, दोनों सेम चीज़ है। यहाँ पे वो डिस्टेंस को ही शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, रेडियस को शो करेगा, डिस्टेंस को शो करेगा। तो यहाँ पे हम स्मॉल r लिखेंगे अल्फ़ा, और ये हो गया एक और r। यहाँ पे करेंगे तो r इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया आपका अल्फ़ा, ये हो गया आपका RF। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो RF होता है ये होता है टॉर्क। ठीक है, ये जो फोर्स होता है लीनियर का, जब इसे आप रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बन जाता है ये टॉर्क। इसका फॉर्मूला याद रखना है टॉर्क का, R इंटू एफ। और यहाँ पे जो MR स्क्वायर है इसको हम लिख देंगे I। ठीक है, ये I क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक फार्मूला तो आपका ये बन गया, टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फ़ा। टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में क्या होगा, I अल्फ़ा। I क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और A क्या है आपका, एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, और ये क्या है आपका टॉर्क, जो कि एक फोर्स की तरह काम करेगा, किस में, रोटेशनल मोशन में। अब देखो यहाँ से छोटी छोटी सी बातें याद रखनी हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो टॉर्क के दो फॉर्मूले आए, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स में होगा I अल्फ़ा, और एक होगा फोर्स की टर्म में। अगर लीनियर फोर्स से अगर आपको रिलेट करना है तो टॉर्क क्या होगा आपका, R मल्टीप्लाई एफ। दोनों ही फॉर्मूले टॉर्क के याद रखने हैं आपको। ठीक है, दोनों फार्मूले याद रखने, कोई भी फार्मूला यूज़ हो सकता है फॉर द न्यूमेरिकल। ओके, आई को देखो आपने क्या रखा है, MR स्क्वायर, यही है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या होता है, जो न्यूमेरिकल में यूज़ होगा वो ये वाला फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। बहुत ही कम न्यूमेरिकल्स आए आपके, लेकिन जहाँ भी आए वो ज़्यादातर इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसी फार्मूले पे आया है। ठीक है, M क्या है, मास, और R क्या है, रेडियस, डिस्टेंस। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और उस बॉडी के बीच का। अब इसमें क्या याद रखना है, ये कैसी यूनिट होती है, स्केलर यूनिट होती है। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी यूनिट है, स्केलर। और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो क्या आ जाएगा, M का क्या होता है, kg, और R स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर। अगर ऐसे बहुत सारी बॉडीज़ का निकालना हो तो I क्या होगा, M1 R1 स्क्वायर। फर्स्ट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी तरह चलता जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इस तरह से यूज़ होगा फॉर्मूला। क्लियर, तो ये बात होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडीज़ के लिए, रिंग के लिए, डिस्क के लिए, स्फेयर के लिए। जो आपके क्वेश्चन आए ना प्रीवियस ईयर में वो ज़्यादातर स्फेयर पे पूछा गया है। इज इट क्लियर, हम न्यूमेरिकल भी कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से यूज़ करना है उन फार्मूलेज़ का। अब हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडीज़ के अकॉर्डिंग, डिस्क में, ठीक है, रिंग में, यूनिफॉर्म रॉड में, इस तरह से निकालते हैं। तो ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इन शॉर्ट लिख लेंगे। ठीक है, इनकी डेरिवेशन नहीं कराऊंगी, सीधे इनका मेन फार्मूला लिखवाऊंगी कि इनमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, और उन सबको याद रखेंगे। क्लियर, सबसे पहले निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड along which axis passes through
सेंटर ऑफ मास, COM का मतलब सेंटर ऑफ मास, यानी कि जिसका मास m होगा लेंथ l होगी। मान लो ये कोई एक यूनिफॉर्म रॉड है, ये क्या है, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास क्या है m और लेंथ क्या है l, लेंथ क्या है l, और एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, इसके सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास। तो इस केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mL²/12। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, पूरी डेरिवेशन नहीं करवा रही हूँ मैं। ठीक है, अदरवाइज़ डेरिवेशन है इजी बट टाइम टेकिंग है, तो आपको मेन तो फॉर्मूले से मतलब है। ठीक है, इनका ही यूज़ होना है आपके न्यूमेरिकल में, सीधे सीधे इन फॉर्मूले का यूज़ होना है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, सीधे इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिफॉर्म रॉड है लेकिन एट वन एंड ऑफ द रॉड। अब ठीक है, कोई रॉड है, वही मास m हो गया, लेंथ क्या होगी, l होगी। अब एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, इसके एंड से। ठीक है, इसके एंड से एक्सिस पास हो रही है, तब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो उस केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mL²/3। mL²/3। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रॉड का सिर्फ यही दोनों कंडीशन आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का याद रखना है। अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग जिसका मास होगा m और होगा रेडियस, क्योंकि सर्कल होगा रिंग तो रेडियस होगा, अलोंग एक्सिस which passes through center of mass and perpendicular to plane। प्लेन यानी कि रिंग के परपेंडिकुलर। मान लो ये कोई रिंग है, ठीक है, ये कोई रिंग है, इसके सेंटर से पास हो रही है, ये एक्सिस क्या है, सेंटर से पास हो रही है, और ये रिंग की क्या है, परपेंडिकुलर है, रिंग के परपेंडिकुलर भी है। इसका मास हो गया m और ये हो गया रेडियस और ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस केस में आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है I = mR²। ठीक है, इसी तरह अगर आपको याद रखना है डिस्क में, अगर आपको डिस्क में याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि अगेन किसी सेंटर से पास हो रहा होगा, तो उस केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mR²/2। जस्ट उसका हाफ हो जाएगा, रिंग का हाफ हो जाएगा। ठीक है, साथ में लिखवा दिया ताकि आपको याद रखने में इजी हो। अब हम निकालते हैं रेक्टेंगुलर लैमिना में। किसी रेक्टेंगुलर लैमिना में पूछा जाए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेक्टेंगुलर लैमिना यानी कि रेक्टेंगल में कुछ है जिसकी लेंथ है और क्या है, ब्रेड्थ है। ये हो गया लेंथ और ये क्या हो गया, ब्रेड्थ। इसके सेंटर से ऐसे पास होगा और ब्रेड्थ में इस तरह से। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर लेंथ में निकालना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये हो जाएगा mL²/12
और अगर इसके ब्रेड्थ के अराउंड निकालना हो, ब्रेड्थ के अराउंड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mb²/12। ठीक है, लेंथ में l आ जाएगा, ब्रेड्थ में b आ जाएगा। तो सिंपली ये याद रखना है। 6th, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकालें सिलेंडर, सिलेंडर कैसा होगा, होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर समझ रहे हैं ना, ये मान लो कोई सिलेंडर है, तो ये अंदर से क्या हो, खाली हो, सॉलिड ना हो, भरा हुआ ना हो, ये अंदर से क्या हो, खाली हो। तो इस केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। अगर यही बात आपका सॉलिड सिलेंडर की बात की जाए, अब सॉलिड क्या है, उसके अंदर से पूरा सॉलिड हो, अंदर से पूरा फिल हो, ठीक है, खाली ना हो, एकदम सॉलिड भरा हो उसके अंदर, तो उस केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²/2। इनको बिल्कुल शॉर्ट में करा रही हूँ क्योंकि सिर्फ इनका यूज़ होना है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह अब हम होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे। अगर हम होलो स्फीयर की बात करें, होलो स्फीयर यानी कि स्फीयर है लेकिन अंदर से क्या है, खाली है, ठीक है, अंदर से खाली है, अंदर से एकदम सॉलिड फिल नहीं है, एकदम खाली है। तो उस केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 2/3 mr²। अब क्वेश्चन ज़्यादातर आपका होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर यानी कि स्फीयर पे ही पूछे गए हैं, अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए स्फीयर पे ही क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको तीनों ही कंडीशन में याद रखना है। अगर होलो स्फीयर है तो ये है, अगर आपका सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर की बात की गई है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आपका 2/5 mr², 2/5 mr²। अब बात करते हैं, अगर सॉलिड स्फीयर की बात की गई हो, सॉलिड स्फीयर की बात की गई हो, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना हो किसी टेंजेंट पे, ये स्फीयर है, ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ निकालना हो, किसी टेंजेंट पे निकालना हो, इस टेंजेंट के अराउंड, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ए लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, ठीक। तो इसके अराउंड अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mr का स्क्वायर, ए कर दो या फिर आर कर दो, बात एक ही है। सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो सॉलिड स्फीयर में था वो क्या था आपका 2/5 mr², ठीक है। होलो स्फीयर का नहीं लिखना, सॉलिड का, प्लस mr का स्क्वायर। जब आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7/5 mr का स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी सॉलिड स्फीयर पे पूछा जाता है टेंजेंट के केस में, क्लियर। तो ये सभी थे जो इम्पॉर्टेंट थे, वरना और भी बहुत सारे हैं, कोन में भी निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इतने क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट वन थे स्फीयर, सिलेंडर, रिंग और डिस्क, इनके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन सभी के लिखवा दिए, क्लियर। तो डेरिवेशन नहीं करवाइए, अगर आपको करनी है तो आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कर लेते हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड हैं क्वेश्चन, पढ़ते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस इज 1.2 kg/m², यानी कि आपको क्या गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.2 kg/m²।
बॉडी एट रेस्ट, बॉडी किस में है, रेस्ट पे है। यानी कि सबसे पहले देखो रोटेशनल और लीनियर, ठीक है, उसको कंपेयर करते हैं। आप लीनियर मोशन में क्या लिखते हैं, सिंपली v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ रोटेशनल में क्या हो जाएगा, ओमेगा एंगुलर, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पे ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होती है। ए को किससे शो करते हैं, अल्फ़ा से, और टाइम तो टाइम होता है। तो हम रोटेशनल में ये इक्वेशन यूज़ करेंगे और लीनियर में ये वाली इक्वेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात है तो रोटेशनल का केस है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक, कंपेयर करके चलना है दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी टर्म्स का यूज़ करना है। ओके, तो बॉडी एट रेस्ट पे है, यानी कि यहाँ पे ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, 0। रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है आपको, 1500 जूल। एंड क्या गिवन है, एंगुलर एक्सीलरेशन 25 सेंटीमीटर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सीलरेशन का मतलब आपको गिवन है अल्फ़ा 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मस्ट बी अप्लाइड अबाउट दैट एक्सिस फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ, ड्यूरेशन का मतलब टाइम पूछा है, यू हैव टू कैलकुलेट टाइम। चलो सबसे पहले आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आपके पास ओमेगा आप कैलकुलेट कर लेंगे, ओमेगा नॉट आपकी क्या होगी 0, अल्फ़ा भी आपको गिवन है, तो यहाँ पे 2 अननोन क्वांटिटी हो गई आपकी, ओमेगा एंड टाइम। ठीक है, तो पहले आप ओमेगा कर लो यहाँ से, ओमेगा नॉट क्या हो गया 0, अल्फ़ा कितना गिवन है 25 एंड टी इज़ टाइम, यानी ओमेगा कितना आ गया 25 टी आ गया। अब यहाँ पे एक और टर्म गिवन है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन में क्या होता है आपका, नॉर्मली क्या होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², लेकिन आपका अगर रोटेशनल मोशन की बात करें तो ये होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं लिखवा चुकी हूँ, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी रोटेशनल के टर्म्स में करवा दिया है मैंने। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया आपका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है 1500, 1/2। आई आपको गिवन है, आई कितना गिवन है 1.2, एंड ओमेगा क्या है आपका यहाँ पे 25 टी का स्क्वायर। सारी टर्म्स आपको पता है, यहाँ से आप टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। टी की वैल्यू कैलकुलेट करें यहाँ से, ये हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 1.2, और ये भी डिवाइड में आ जाएगा नीचे, 25 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा 625, ये हो गया टी का स्क्वायर। जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे, ऊपर हो गया 10, ठीक है, आप नॉर्मली जैसे भी कैलकुलेट करना चाहें, तो ये जब पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 टी का स्क्वायर, यानी कि टाइम आ गया आपका 2 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे तो यही आएगा आपके पास 4। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, टी स्क्वायर की वैल्यू 4 एंड टाइम क्या आ गया आपके पास 2 सेकेंड, और आपसे टाइम ही पूछा था, तो इजी क्वेश्चन था। आपको जो गिवन है वो लिखना है और फॉर्मूले का यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व। अब देखते हैं इसमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले देखो एंगुलर मोमेंटम इसको डिनोट करते हैं L से, एंड लीनियर मोमेंटम होता है डिनोट P से। ठीक है, एंड डिस्टेंस R फ्रॉम दी ओरिजिन, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम के। तो आपको पता है एंगुलर मोमेंटम होता है mv/r। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको लर्न कर लेंगे। अब यहाँ पे L mv क्या होता है आपका p होता है, और r क्या होता है नॉर्मल r। तो जो आपको ऑप्शन में गिवन है ना, 4 ऑप्शन गिवन है आपको, r मल्टीप्लाई। अब आपको ये 4 ऑप्शन गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है,
तो इसका सही कौन सा होगा, R मल्टीप्लाई में P। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ करेक्ट। ऑप्शन देख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यही होता है एंगुलर मोमेंटम। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और दूसरा कौन सा याद रखना है, क्रॉस की टर्म्स में R मल्टीप्लाई P, ये क्रॉस है, ठीक है, R क्रॉस P। अब एक और देख लेते हैं टॉपिक, छोटा सा है, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बहुत इजी पूछे गए हैं। तो सिंपल पेंडुलम जनरली है क्या आपका, इस तरह का होता है सिंपल पेंडुलम आपका, ऑसिलेट करता है, बहुत ही स्मॉल ऑसिलेशन करता है। ठीक है, उस स्मॉल ऑसिलेशन के लिए क्या होता है, सिंपल पेंडुलम। कोई एंगल बना देगा थीटा। ये कौन सी पोजीशन होती है इसमें, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये होता है आपका मीन पोजीशन। यहाँ पे x की वैल्यू होती है 0 और यहाँ पे x की वैल्यू होती है a, यानी मैक्सिमम वैल्यू होती है यहाँ पे 0 हो जाती है। अगर यहाँ पे हम मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी की बात करें तो वो हो जाता है मैक्सिमम। वेलोसिटी क्या होती है मीन पोजीशन पे, मैक्सिमम। ये मैं एसएचएम में समझा चुकी हूँ, तो वही सब कुछ यहाँ पे आएगा, क्योंकि है तो ये हार्मोनिक मोशन, लेकिन बहुत ही स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए होता है सिंपल पेंडुलम, बाकी है सब कुछ वही। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें एक्सट्रीम पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, क्योंकि वहाँ से जाके रुकता है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है और वापस अपनी मेन पोजीशन पे आती है। फिर यहाँ से ये यहाँ जाएगा और वापस अपनी मेन पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन एक्सट्रीम पे क्या हो जाती है, मैक्सिमम, और मेन पे क्या हो जाती है, 0। ठीक है, ये चीज़ें आपको मैं एसएचएम में सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला टाइम पीरियड के लिए यूज़ होता है, वो होता है आपका 1/2 रूट L/G। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, इस पे आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए करते हैं न्यूमेरिकल। ये है आपका 2003 में आया हुआ है। इफ़ सिंपल पेंडुलम फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, अगर कोई सिंपल पेंडुलम है वो फ्रीली फॉल हो रहा है अंडर द ग्रेविटी, तो टाइम पीरियड आपको निकालना है। मान लो ये है आपका पेंडुलम, ठीक है, ये नीचे की तरफ फ्रीली फॉल हो रहा है, तो नीचे इसके क्या लग रहा होगा, mg, नीचे वेट लग रहा होगा इसका mg। और जैसे ही नीचे आएगा तो इसके अपोजिट में भी तो एक फोर्स लगेगा जो कि होता है स्यूडो फोर्स। ठीक है, एक्सेलरेशन होगा जो कि इक्वल किसके होगा, g के, क्योंकि नीचे ग्रेविटी है, उसी के जस्ट अपोजिट ऊपर एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा जो कि ग्रेविटी के इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट ऊपर की तरफ लग रहा होगा फोर्स। तो इसमें हम, आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, 1/2 सॉरी 1/2 नहीं होता है, 2 होता है। ठीक है, इसे करेक्ट कर लेंगे, ये 2 होता है, 1/2 लिख दिया था, ये हो गया 2 रूट L/G। ठीक है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। हमें यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट देखना है कि क्या पड़ रहा है उस पेंडुलम पे जब वो फ्रीली फॉल हो रहा है, तो ग्रेविटी हमें निकालना है। तो ग्रेविटी हमें पता है फोर्स क्या होता है, m/g। तो हमें यहाँ पहले फोर्स देखना है, फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स इसमें अगर हम निकालें तो नीचे की तरफ लग रहा है mg और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, ma। ठीक है, नीचे की तरफ mg और इक्वल एंड अपोजिट ऊपर की तरफ एक स्यूडो फोर्स लग रहा है जो कि होगा ma। ठीक है, नीचे एक mg और ऊपर स्यूडो फोर्स ma। अब यहाँ पे जो a है वो ग्रेविटी के इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो a को हम क्या रख देंगे, g। ये हो गया mg माइनस mg, ये हो गया 0, यानी फोर्स कितना आ गया आपका, 0। यहाँ से हम रख देंगे तो g की वैल्यू निकल आएगी, g वैल्यू निकल आएगी आपकी फोर्स बाय मास, तो g कितना आ जाएगा आपका, 0। ठीक है, वैसे भी जब फ्रीली फॉल होगा तो ग्रेविटी आपका g की वैल्यू 0 ही होता है। ठीक है, तो अब इसमें रख देंगे
t इक्वल्स टू 2π√L/0 और 1/0 कुछ भी होता है तो क्या आ जाता है, इन्फिनिटी, यानी टाइम पीरियड कितना आ गया आपका, इन्फिनिटी। ठीक है, वैसे भी कॉमन सेंस था कि अंडर द ग्रेविटी है तो g की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि फ्रीली फॉल कर रहा है तो g की वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है। ठीक है, मेथड से हमेशा अगर कोई नीचे एक फोर्स लग रहा है तो उसके अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट में एक स्यूडो फोर्स ज़रूर लगेगा। हम इस पे बेस और भी न्यूमेरिकल करेंगे, जो स्प्रिंग के क्वेश्चंस होंगे, पुलिस के क्वेश्चन होंगे, उनमें काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सभी जगह ये रूल फॉलो होता है। ठीक, तो मेरे तरफ से आपकी फ़िज़िक्स क्या हो गई, कंप्लीट। आज पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने फ़िज़िक्स। अगेन मैं एक बार सिलेबस डिस्कस कर देती हूँ और बता देती हूँ क्या क्या हो चुका है। देखिए, अगर फ़िज़िक्स की बात करें तो आपकी पहली यूनिट थी यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि मैंने पहले ही बोला मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है इसमें और लेंथी भी है। अगर इसको लेके बैठेंगे तो फिर बाकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। इसमें क्वेश्चन भी काफ़ी कम पूछे गए आपके प्रीवियस ईयर में, कोई 1 या 2 क्वेश्चन, तो उसको हम क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर लेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम कवर कर देंगे इसको। ठीक है, सेकेंड यूनिट थी आपकी इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, डन। थर्ड वन आपका लाइट, ये भी डन। फोर्थ आपका हीट, ये भी डन। फिफ्थ आपका और कौन सा हो गया, फिफ्थ आपका मॉडर्न फिजिक्स, ये भी कंप्लीट। इसमें कोई 1-2 टॉपिक रह गए हैं ना, वो मैंने पहले ही बोला, न्यूक्लियर फिज़न, फ्यूज़न, वो सब मैं आपको केमिस्ट्री में कवर करा दूँ क्योंकि ये टॉपिक वहाँ पे भी इंक्लूड हैं। ठीक है, एंड 6th वन आपका हो गया फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन की बात करें तो मैंने इसमें सिलेक्टेड टॉपिक आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। जो लेफ़्ट रह गया है और इसमें फोर्स एंड मोशन, जैसे फोर्स हो गए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ग्राफ, मैंने आपको पहले ही बोला, मैं उसकी वीडियो क्लास 9th की आप जाके देख सकते हैं। मोशन वाला चैप्टर वहाँ पे मैंने कवर कर रखा है, तो मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। क्लास 9th का चैप्टर मोशन मैंने किया हुआ अपलोड। ठीक है, तो वहाँ से कवर कर लेंगे। बाकी जो सब था वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। फिर भी 1-2 टॉपिक अगर लेफ़्ट हैं, इसमें लेफ़्ट हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम आपने कुछ टॉपिक्स लेफ़्ट किए हैं, तो हाँ लेफ़्ट किए हैं, उनको मैं कवर कर दूँगी न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि अब इस फिज़िक्स की हम करेंगे ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन नए आएंगे। ठीक है, तो उसको वहाँ पे हम क्लियर कर लेंगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर, तो फिज़िक्स का सिलेबस डन। अब वापस अगेन हम केमिस्ट्री पे आएंगे, केमिस्ट्री की जितनी यूनिट हैं उनको करेंगे और साथ साथ क्वेश्चंस करते चलेंगे। क्लियर है, तो अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताना, कोई और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जो कि मैंने ना पढ़ा है तो वो भी मुझे बता देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।